आपको दिखने लगे स्क्रीन तो मुझे बस कंफर्म कर दीजिएगा। जितेंद्र भाई। यस सर। ओके, दिख रहा है। ठीक है। अब हम अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बल्कि दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपके समझने के लिए। नंबर एक, कि ऐसा क्यों है कि पहला का पहला आधा घंटा जो पहला सेशन था उसमें इतिहास बताते रह गए और संस्कृति सीधे मानसून नहीं बताए। हमको जो है हम अगर अभी तक भी ये बात नहीं समझ पाए हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, तो हम पीछे हैं फिर। इसलिए ध्यान रखिए, जिसको ये नहीं आइडिया है कि इससे सवाल किस तरह का उठ सकता है, कहाँ से घुमा के किस तरह से पूछ सकता है। सिग्निफिकेंस बेस्ड जो चीजें हैं ना, अप्लाइड और सिग्निफिकेंस बेस्ड, उस पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मैक्रो व्यू आपको जो है वो हासिल करना होगा। सिर्फ जो है उससे नहीं अब काम चलता है ना, आप लोग भी सहमत होंगे इस चीज से। दूसरी बात ये चीजें जो है वो इतना डिटेल में और इस प्रकार से क्यों पढ़ाई जा रही हैं, एक एक इस मानसून का जो है एक एक चित्रा चित्रा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तार तार क्यों करके पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे ध्यान से पुराने वर्षों के जो प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ 5-6 ठो जो है वो फेवरेट रहता है। 5-6 टॉपिक्स जो है वो फेवरेट रहते हैं। मान लीजिए टोटल 25 टॉपिक है, उसमें 5 से 8 टॉपिक ऐसे होंगे जो फेवरेट रहते हैं क्वेश्चन के लिए, उनसे कुछ न कहीं से आता है। तो कम से कम उन 5-6 या 8 या 10 कह लीजिए 25 में से उस 10 के तो मास्टर हो जाइए अच्छे से, क्योंकि उसमें फिर एक्यूरेसी आपकी बढ़ जानी चाहिए कि उसमें से सवाल आएगा तो एकदम रगड़ ही देंगे। ठीक है, तो अगर 25 में से 10 आप करने ले लग रहे हैं तो 40% 50% आपका एकदम 100% सही हुआ, उसमें तो आप चुके ही नहीं। फिर बाकी 10 जो बचे सवाल उसमें से 2-4 सवाल सही हो गया। इस तरह करते करते तब पहुंचता है ना आदमी। फिर लास्ट का 2 क्वेश्चन तो गेस से ही सही होता है, 4 क्वेश्चन। तो घूम घुमा के इस यात्रा के लिए सबसे पहले 4-5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि उससे आपसे गलती नहीं होगी सवाल की। इसलिए मानसून उनमें से एक टॉपिक है। एग्रीकल्चर हो गया, मानसून हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इस सब पे मास्टरी कर लेनी है एक विद्यार्थी के तौर पर, जितनी मास्टरी हो सकती है उतनी। ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है इसको डिटेल। नेक्स्ट फैक्टर थर्मल। थर्मल वाला आपने समझ लिया, ITCZ आपने समझ लिया। ITCZ के अंदर जो इरेगुलर बिहेवियर होता है लो प्रेशर सेल का, वो आपने समझ लिया। फोर्थ एस्पेक्ट, ठीक है, चौथा एस्पेक्ट क्या है मानसून का? चौथा एस्पेक्ट ये है हिमालयन तिब्बतन फैक्टर। तिब्बत का क्या रोल है? एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है। ऐसी थ्योरीज है भाई, अब ऐसी थ्योरीज आ रही हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून जो है दरअसल तिब्बत का प्लेट्यू ही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कैसे है आइए समझते हैं कि कैसे है, अगर है तो कैसे हो गया। चित्र पर बहुत अधिक अभी ध्यान न दीजिए अभी। अच्छा चलिए, मैंने कुछ बनाया था वर्कशीट में दिया था, उसको कोशिश करते हैं। 1 मिनट, अगर इसमें है तो इसमें, नहीं तो वर्कशीट तो मैंने बनाई थी। 1 मिनट बस दीजिएगा मुझे। हाँ, तिब्बत का प्लेट्यू ये है। गूगल अर्थ से अगर देखें तो इस प्रकार से ये एरिया दिखता है। ठीक है, अब क्या आप बता सकते हैं, ऐसे ही अंदाजन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर होगा? एक, और इसकी तुलना में ये जो जमीन है इसकी तुलना में, चलिए यही बता दीजिए, ये जमीन की तुलना में ये वाला एरिया कितना ऊंचा होगा? ये ऊंचाई कितनी होगी? ये पहाड़ को छोड़ दीजिएगा, पठार, सिर्फ प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। ऐसे ही थ्रो करिए, अंदाजा थ्रो करिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट सर 2500 मीटर एवरेज है। ये अपना लैंड से। एवरेस्ट कितना है जी, मीटर में सर बता? एवरेस्ट 8,848 मीटर है नहीं, 9 किलोमीटर के करीब है। तो एवरेस्ट 9 किलोमीटर है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि उसका आधा कर दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, 4.5 मान ले। हाँ, 4.5 से 4.5 कह लीजिए, 4 से 4.5 जैसा मान लीजिए। इस प्रकार से मतलब बताइए उसका एक्सपेंस अगर माना जाए ऊंचाई, और बड़ा तो है कि नहीं है? बड़ा ब्लॉक की तरह है ना ये। अगर आपको मैं क्रॉस सेक्शन इसका दिखाने की कोशिश करूं, क्रॉस सेक्शन तो कैसे दिखेगा? देखिए, ये हिमालय हुआ,
और ऐसे है वो, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है ना ये, एक्चुअली जमीन से उठा हुआ एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। चकिया देखे हो, चकिया जो घर में पीसे वाली चकिया पहले जो हुआ करती जी थी। सर। हाँ, यस तो सर। जी जी। एक चकिया हटा दो, ऊपर यस वाली सर। चकिया हटा दो, नीचे वाली जो चकिया है उसको इमेजिन करो कि बाकी जमीन की तुलना में वो चकिया ऊंची सी, एक ऊंचा सा एक चबूतरा है ना। ये है जो, लेकिन ये छोटा मोटा चबूतरा नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की छत है ना ये भाई। तो ये छोटी मोटी, Yes, sir. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमंगस, वन ऑफ द मोस्ट मैमथ लैंड फॉर्म्स इन ऑन द ग्लोब माना जाता है। तो इतना बड़ा है एक्सपेंस में दोस्तों, इतना ज्यादा इसका एरिया है, और हाइट इतनी ज्यादा एलिवेटेड होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, आ गया पॉइंट, यह अपने सराउंडिंग एरियाज की तुलना में टेम्परेचर के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स, अगर सूरज ऊपर खड़ा हो सिर पे, ध्यान से सुने, अगर सूरज सिर पर खड़ा हो, ठीक है, ऐसे, तो जमीन की तुलना में यह इतना ऊंचा होने के कारण इस पर जब सोलर रेडिएशन पड़ता है तो वो जमीन की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रेडिएशन रिसीव करता है, बिकॉज ऑफ दैट हाइट एंड दैट एक्सपेंस। ठीक है बात, दोनों में कंफ्यूज ना होना कि सर आप तो कहते हैं ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम होता है। बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ की तुलना में ऊंचाई, उसी जगह पर बढ़ेंगे तो ऊंचाई पर तापमान वहां से कम होगा, लेकिन कब कम होगा, जब ये एटमॉस्फेयर हो पूरा का पूरा ना, समझ रहे हैं ना बात, हवा का एक कॉलम Yes, हो yes. पूरा, तभी आप, हमारी आपकी बात एकदम सही है। लेकिन ये तो जमीन है ना, जमीन का ब्लॉक है, ये अपना खुद का लैंड का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ना, सोलर रेडिएशन रिसीव करेगा तो, ठीक, क्योंकि हवा नीचे से Yes. ऊपर जाते समय सघन से विरल होती जाती है, डेंस से जो है वो रेयर होती जाती है, इसलिए हम और फिर जो कन्वेक्शन है वो नीचे पड़ जाता है, जमीन नीचे रह जाती है, उसके ऊपर की लेयर उससे ठंडी, उससे ऊपर उससे ठंडी, उससे ऊपर उससे ठंडी, उससे ऊपर उससे ठंडी, ये यही होता है नॉर्मली। यहाँ तो जमीन का ब्लॉक ही उठा हुआ है भाई, इसलिए उसको इसमें मिक्स मत करिएगा कॉन्सेप्ट को। इन्वर्जन रेट जो टेम्परेचर का जो लैप्स रेट है उसको इसमें मिलाइएगा मत, कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हम बात कर रहे हैं एक जमीन जो कि जमीन ही उठी हुई है, ठीक है, तो ये अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में सिर्फ, अरे भाई मेरे, ये जमीन की तुलना में अब भी बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये बहुत ठंडा होगा, लेकिन यही अपने सराउंडिंग के तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सोलर रेडिएशन है वो 2 से 3 डिग्री रिलेटिवली ज्यादा होगा मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिसीव करने के कारण। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा रिसीव होता है इस एरिया में, और वो 2 से 3 डिग्री तक गर्म अगर हो जाता है अपने सराउंडिंग से, तो क्या होगा, अब जो आपने अभी तक सीखा है हम सब ने मिलकर, उसके आधार पर बताइए कि यहाँ कैसा जोन बनेगा। सर लो टेम्परेचर जोन। अपने लॉजिक से बताइएगा, पढ़ने वढ़ने में मत पढ़िएगा, कुछ सब भूल जाइए, सिंपल सा बताइए लॉजिक से अपने कि हमने क्या सीखा है कि जब कोई जो है लैंड का ब्लॉक, लैंड का इतना बड़ा मास गर्म हो जाएगा तो वहां क्या क्रिएट होगा, गर्मी जब आएगी, समर्स आएंगे तो क्या होगा, वहां पे लो प्रेशर एरिया एक क्रिएट होगा, ठीक है, निम्न वायुदाब। हाँ ठीक बात है, निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र वहां पर बनेगा। कहां बनेगा निम्न वायुदाब, अगर इसे तिब्बत मानिए, ये तिब्बत है, ये पहाड़ हो गया, हिमालय होगा, इधर भारत का मैदान हो गया, ठीक है, तिब्बत के जमीन से लगा हुआ जो भाग है, ये जमीन के, तिब्बत की जमीन के ठीक ऊपर वाला जो भाग है, हवा का जो भाग है, वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक, सही बात है। अच्छा, यहां पर इसको इतना एक ये समझ लिए, ये उसका तापीय प्रभाव है। कृपया ध्यान से सुनिए, हमने जो अभी अभी चर्चा की वो तिब्बत के पठार का तापीय प्रभाव है। दिस इज द थर्मल इंपैक्ट ऑफ तिब्बतन प्लेटू, नंबर 1। अब दूसरा डायनामिक इंपैक्ट देखिए, दबाव से संबंधित इंपैक्ट देखिए, दबाव नहीं कहेंगे, डायनामिक मतलब स्ट्रक्चरल इंपैक्ट भी उसका होता है। और वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आप जानते हैं
कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, इसलिए ये बताना जरूरी है, यहीं पे बता देना जरूरी है। देखिए ये जेट स्ट्रीम जो है ना, अच्छा हाँ एक मजेदार चीज बता देता हूं, तब आप कोरिलेट कर ले जाएंगे तुरंत। चंद्रमा पर टहलकदमी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर चलने वाला? अगर उसको नील आर्मस्ट्रांग। सर नील आर्मस्ट्रांग। चलिए फेक ना माना जाए, कुछ एक थ्योरी ये भी चलती है ना कि वो फेक था और अमेरिका ने यही कर लिया था, जमीन पे हवा चल रही थी, झंडा कैसे उड़ रहा था, इस सब टाइप। खैर अगर उन तथ्यों को सही माना जाए तो चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले चलने वाला, वॉक करने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। आप लोगों से सवाल करता हूं मैं कि जेट स्ट्रीम में, किसी जेट स्ट्रीम में वॉक करने वाला पहला इंसान कौन था? इंफॉर्मेशन नहीं पूछता हूं मैं कभी भी, जनरली लॉजिक है। जो नाविक आए रहे होंगे वही होंगे। नाविक। जेट स्ट्रीम जमीन से कितनी ऊंचाई पर बहती है, कोई बता सकता है? ये इंफॉर्मेशन है, बताइए ना। सर 7-8 किलोमीटर, कभी कभी 10-10 किलोमीटर तक। सब लोग आप तो जानते ही है, देखिए ना इसी चित्र में भाई, तो गड़बड़ाइएगा मत। नाविक, नाविक का तो कोई लेना ही देना नहीं, जेट स्ट्रीम तो ऊपर बह रहा है, हवाई जहाज जहां उड़ते हैं। ये देखिए ट्रोपोस्फेयर। सर 1945 में जब बॉम्ब गिरा के वहां पे नागासाकी हिरोशिमा में लौट रहे थे, हाँ शायद तब। वॉक, ध्यान से सुनिएगा, वॉक मैं पूछ रहा हूँ, जेट स्ट्रीम में वॉक करने वाला, मून पे वॉक करने वाला नील आर्मस्ट्रांग, जेट स्ट्रीम में वॉक करने वाला कौन? सर एल्ड्रिन। अरे जो एवरेस्ट पे पहले चला होगा भाई, एवरेस्ट की चोटी कितने ऊंचाई पे है? 8,800। तो फिर हाँ, तो एवरेस्ट की जो चोटी है जेट स्ट्रीम में ही तो धसी हुई है, ऐसा समझ लीजिए ना। ओके सर। हाँ तो जेट सर स्ट्रीम में एडमंड टहलने हिलेरी। वाला पहला आदमी कौन हुआ? सवाल सुनने में एब्सर्ड लगता है लेकिन लॉजिक है, आप समझे? खैर जी सर। तो अब ये इसलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया ताकि अब आप को रिलेट कर पाइए। तो खूब ऊंचाई पे जेट स्ट्रीम बह रही है ऐसे, ये देखिए बह रही है जेट स्ट्रीम ऐसे, ठीक है। एक मिनट पहले मैं इसे थोड़ा सा वो हो गया है, मैं साफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से सुने, इसको मोटा करके बताता हूँ थोड़ा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जेट स्ट्रीम मैं येलो से दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ऐसे, वैसे ये कौन सी जेट स्ट्रीम है? अभी तक हमने क्या सीखा था, मैंने आपको क्या, जितना मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताया उतने में से ही जवाब दीजिए आप। आपके हिसाब से कौन सी वाली जेट स्ट्रीम होगी दोस्तों? ये जरा चित्र देख लीजिए। हाँ सब ट्रॉपिकल सर। हाँ ये वाली ना भाई, सही बात, ये वाली जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, गड़बड़ाइएगा मत। तो अब जी सर। ITCZ ये है, मानते हो सब लोग? आदर्श परिस्थितियों में ये मान लो सर। ITCZ ये है, तो यहां कौन सा सेल बनेगा, याद है किसी को? जवाब दीजिए, है ना, हेडली सेल बना है। अब एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि मान लो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ठंडक पड़ रही है, ठंडक बहुत पड़ रही है, तो ITCZ नीचे शिफ्ट होगा ना भाई, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा ना सब कुछ। यस सर। तो ये पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा ना, ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ कहीं ऐसे बह रही होगी जैसा कि दिखाया गया है इस चित्र में, ठीक बात है। तो जेट स्ट्रीम भी तो भाई, जब पूरा के पूरे सारे के सारे सेल, हेडली सेल, फेरल सेल और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जब पूरा नीचे शिफ्ट हो रहा है जाड़ा पड़ने की वजह से, नीचे आ गया सब, क्योंकि नीचे की जमीन गर्म हो रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो सब उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये नीचे खसक के नीचे आ गया। अब जब खिसक के नीचे आ गया दोस्त, तो जेट स्ट्रीम भी थोड़ा नीचे, नीचे का मतलब ना ऊंचाई मत समझिएगा, हाँ गड़बड़ाइएगा मत, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई नहीं, मैं दक्षिण की तरफ कह रहा हूँ, ठीक है, नीचे का मतलब दक्षिण की तरफ, हाँ दक्षिण की तरफ, साउथ वर्ड्स आ जाएगा ना,
तो ये वाला जो है ये भी साउथवर्ड थोड़ा ऐसे खिसक जाएगा जब आईटीसी नीचे जाएगा तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए, हमारा वो कहां गया, ये है। तो जब ITCZ, ध्यान से सुनिएगा, जब गर्मी में ITCZ तो ऊपर अपने नॉर्मल उसमें मान लीजिए चल रहा है, जब ठंडक हुई सब कुछ नीचे खिसक रहा था, तो यहू नीचे खिसक आया, नीचे खिसक आया भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां तो मैदान है, ये एरिया जो है ज्यादा हो गया, गचर कुचर, इसको मोटे से थोड़ा पतला करता हूं अभी, अब समझ आएगा। हाँ, अब आइए, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ, तो यह एरिया तो मैदानी इलाका है, तो यहाँ अपना जेट स्ट्रीम, यहाँ उस वहां जेट स्ट्रीम के ऊपर तक पहुंचने वाला किसी का लेवल ही नहीं था, है ना भाई, वहां तक पहुंचने का किसी का लेवल ही नहीं था, उसको सवाल ही नहीं है कि जमीन नीचे जमीन है ऊपर जेट स्ट्रीम है। लेकिन इस एरिया में जैसे ही शिफ्ट होकर नीचे आएगा वो, तो इस एरिया में क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पर जमीन पर, भूमि पर, धरातल पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि जेट स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं। 5-6 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर तो है ही है तिब्बतन में, तो 4.5 किलोमीटर तक वो पहुंच सकता है। एक बहुत बड़ा लैंड मास हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि लैपटॉप पे 2D ही दिखा पा रहा हूं मैं, इसलिए आप 3D में इमेजिन करिए उस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तिब्बत का पठार है, ऐसे हिमालय है, तो जब तक जेट स्ट्रीम यहां बह रही थी, ऐसे इस साइड में यहां कहीं बह रही थी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब सब कुछ साउथ होके ऐसे बहने लगी, तब ये स्ट्रक्चर जो है ना, वो उसे बीच में से फाड़ देता है। पामीर का, तिब्बत का जो पठार है, वो जेट स्ट्रीम को बीच में से 2 भाग कर देता है जब जेट स्ट्रीम नीचे शिफ्ट होने को आती है तब। और वही इसमें दिखाया गया है दोस्तों, वही चीज है जो इसमें दिखाई गई है। अब मैं इस पूरे को साफ कर देता हूं और आप ध्यान से देखें, यह वो स्थान है, देखिए यह वो जगह है जहां पर से जेट स्ट्रीम 2 भाग में बंट जा रही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चले गया है वो सब, लैंड स्ट्रक्चर इतनी ऊंचाई पर है, तो उसकी एक साउदर्न दक्षिणी शाखा बन जाती है और एक उत्तरी शाखा बन जाती है। अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है, यहां पर सिर्फ इतना ही बताऊंगा। यह मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है। हमने क्या क्या बात की थी कि तिब्बत का पठार किस किस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस अध्ययन के लिए। नंबर 1, तापमान एज अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर इन समर, ठीक है, हीट सोर्स बोलते हैं उसे। तो गर्मियों में हीट सोर्स है वो है, जो कि अपने आसपास से 2 से 3 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। और दूसरा इसका योगदान क्या है, दूसरी भूमिका क्या है कि ये जेट स्ट्रीम को 2 भाग में बांट देता है यहाँ पर, और उसके साउथ तक आ जाती है जेट स्ट्रीम, ठीक है, यहां तक आ जाती है दोस्त लगभग, अगर देखा जाए तो। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि नागपुर के ऊपर तक बहती है, नागपुर के ऊपर तक विंटर्स में, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। आप जिसको वो हो पढ़ने का वो हो, उसे पढ़ भी लीजिएगा, बहुत अच्छा, एकदम पॉइंट सा मैंने दे दिया है, इस चीज को समझ लीजिएगा। यहाँ पर बता ही दूं क्या, यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बता देता हूँ, नहीं बाद में गड़बड़ होगा। अब इस चीज को ध्यान से सुने, नहीं तो यह मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक ना करिएगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हम जमीन पे खड़े हैं, तिब्बत के पठार को देख रहे हैं, ये हिमालय हो गया, ठीक है। यही वो एरिया है जो 2 से 3 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। ये एरिया 2 से 3 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। तो लाल वाले चीज के गर्म हो जाने से नीली वाली चीज भी गर्म हो जाती है, यानी जमीन के गर्म हो जाने से उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, ठीक है। यहां तक भी समझ गए, कोई उसमें कोई कहने की बातें नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो नीले वाली जगह है, यहाँ पर कैसा क्या बनेगा, यहाँ पर भाई गर्मी होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो लो प्रेशर बनेगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसके बहुत ऊपर, 7-8 किलोमीटर ऊपर, समझिए बहुत ऊपर, इसके बहुत ऊपर, यहां पर इस एरिया में एक वार्म कोर, वार्म तो होगा ही, गर्मी तो यहां होगी, यहां पर एंटी साइक्लोनिक बनता है ऊपर। गड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूं, गड़बड़ ना करिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो इसको एक
आवर ग्लास समझते हैं ना, आवर ग्लास, जिसमें रेती भर के टाइम नापते थे। यस सर, यस आपके समझते सिर्फ हैं। समझने के लिए, केवल इसको ऐसा समझ लीजिए, आप सिर्फ समझने के लिए, ये साइंटिफिक रूप से सही हो चाहे नहीं हो, आपके समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, लो प्रेशर बनता है जब बहुत गर्म हो जाता है तिब्बत का पठार। ठीक उसके ऊपर लेकिन एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, बहुत समय तक गर्म रहने के बाद वहां एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, जहां ये हवा को खींचने वाला चीज है। लो प्रेशर उठेगा, यहाँ पर हवा खींचते हुए शामिल होती जाएगी, लेकिन ये हवा को बाहर फेंकने वाला एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं एक और सवाल कि अगर तिब्बत के ठीक ऊपर, आप समझ लीजिए कि मैं जो ड्राइंग करने जा रहा हूं, पहले इसे मिटा देता हूं पूरा। अब मैं जो ड्राइंग करने जा रहा हूं वो 7-8 किलोमीटर ऊपर करने जा रहा हूं भाई। 7-8 किलोमीटर नहीं, थोड़ा सा कम रहती है हाइट, क्योंकि 4,500 किलोमीटर तो वही है, ठीक है, हाइट में डेटा में मत पड़िएगा। अब मैं जो ड्राइंग करने जा रहा हूं दोस्तों, वो हवा में कर रहा हूं मैं, काफी किलोमीटर ऊपर, तो एंटी साइक्लोन बनाता हूं मैं। अब आप मुझे बताएंगे अपनी जानकारी के अनुसार कि एंटी साइक्लोन कैसे बनाऊं मैं उत्तरी गोलार्ध में अगर मैं हूं तो। ये मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ लोग कैच कर रहे होंगे। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन, क्लॉकवाइज। ये ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दरअसल वो बहुत बड़ा एरिया होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है, बहुत बड़ा एरिया बनता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बस अभी के लिए इतना समझ लें सिर्फ आप कि तिब्बत के बहुत अधिक गर्म हो जाने पर वहां नीचे एक साइक्लोनिक कंडीशन बनती है और उसके ठीक ऊपर यहां हवा में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। बस आपको इतना अभी के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी दो चीजें सीखी भाई बताइए मुकुल। तिब्बत के पठार का मॉनसून के परिप्रेक्ष्य में यदि दो हेडिंग्स में आपको लिखना हो तो आपकी हेडिंग्स क्या होंगी मुकुल भाई बताइए, वो किस किस रूप में अफेक्ट करता है। मुकुल शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। आकांक्षा, आवाज मेरी आवाज आ रही है आकांक्षा? यस सर। बताओ बेटा कि तिब्बत के पठार का अगर कि उसकी भूमिका पूछी जाए और दो हेडिंग में लिखना हो, वो हेडिंग्स क्या होंगी? हेड सोर्स है सर पहला। हाँ, हमने अभी तक जो सीखा उसमें हमने दो चीज क्या डिस्कस की कि तिब्बत कैसे अपना प्रभाव छोड़ता है, किस किस रूप में। एक तो गर्म हो जाने की वजह से, बांट देता हूँ। हाँ, एक तो गर्म हो जाने की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, और एक अपने आकार की वजह से, ऐसा कह लो। एक आकार की वजह से, एक व्यवहार की वजह से। यानी एक तो उसका रोल थर्मल है कि वो गर्म करता है, अपने ऊपर की हवा को गर्म करता है, और इस प्रकार साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक जो है वो एक बैरल बनती है, सोलेनॉइड बनता है। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, अपने आकार की वजह से, कि वो जेट स्ट्रीम के, जो जेट स्ट्रीम का पाथ है उसका ऊपर नीचे शिफ्ट होना, हाँ, उसका ऊपर नीचे शिफ्ट होना और उसका दो भाग में बंट जाना भी इसके स्ट्रक्चर के कारण होता है। समझ गए सब लोग? यस सर। प्रशांत जी? जी सर, जी समझ। ठीक लग रहा है? अच्छा, ठीक है। सर ये तिब्बत प्लेटो की हाइट के कारण ही ये दोनों बनते हैं सर, कि मतलब साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक, या एवरी एरिया में ये ऐसा होता है एक्चुअली ऐसा जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, पूरा जितना भी पूरा ट्रॉपिकल एरिया है उसमें दरअसल मैंने वो कंडीशन आपको बताई नहीं क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो जाता। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने का एक नेसेसरी कंडीशन ही है कि ग्राउंड लेवल पर तो साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी और 8-9 किलोमीटर के ऊपर के ठीक ऊपर जो है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, तभी तो साइकिल पूरा होगा ना। अगर आप ध्यान से सुने कि अगर हवा सक ही होती रहेगी और ऊपर उठेगी सक होती रहेगी तो फिर वो इक्विलिब्रियम जैसा नहीं होगा कुछ। जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ये नहीं हो पाता है, तो साइक्लोन अपना इंटेंसिटी में आता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जब अगर ये डिसिपेट होता रहे ठीक से प्रॉपरली तो सेल्स बन जाते हैं, फिर है कि नहीं है, तब सेल्स बन जाते हैं। अभी देखिएगा सेल्स बनेंगे। तो यस,
It is the condition which is not only with Tibetan plateau, cyclonic and upper tropospheric एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन जो होती है वो और भी जगह पे होती है, जो मैंने अभी तक अध्ययन किया उसके अनुसार। अच्छा भाई, जेट स्ट्रीम अब ज्यादातर तो आप सीख ही चुके हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखिए, ये वाकई थर्मल इमेजिंग जैसी है। देखिए जेट स्ट्रीम का दिसंबर में क्या स्थिति होती है, ये ध्यान से देखते हैं। आइए, बहुत साफ नहीं आ रहा है लेकिन आपके समझने भर का आ जाएगा। ये जो लाल लाल रंग जैसा है ना, वो जेट स्ट्रीम है, और हरे को भूल जाइए। लाल रंग वाला जो इलाका है उसको जेट स्ट्रीम समझिए। देखिए विंटर के समय में कहां तक आ जाती है जेट स्ट्रीम, ये हालत है। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये बाउंड्री बन रही है जेट स्ट्रीम की। ये एक्चुअल चीज आपको दिखाई जा रही है जिसके सैटेलाइट थर्मल इमेजिंग के हिसाब से। तो ये स्थिति है नागपुर, यही तो है नागपुर, यही इसी जगह पे, तो इंडिया के सेंटर में 0 माइल। तो यहां तक सोचिए बहता है जेट स्ट्रीम, यहां तक आ जाती है विंटर में। और वही चीज समर में दोस्तों, आइए देखते हैं समर में क्या होता है। इसी नहीं काम कर रहा है। देखिए कैसे शिफ्ट हो गया, देख रहे हैं आप किस प्रकार शिफ्ट हो गई। अब जो चीज यहाँ पर अपरेंटली आपको दिख नहीं रही वो ये है कि जेट स्ट्रीम के जो नीचे का हिस्सा है, नीचे मतलब हाइट वाला, वो तिब्बत के प्लेट्यू ने ऐसे और ऐसे बांट दिया हुआ है नीचे नीचे, जो हमें इस समय दिख नहीं रहा। ठीक है, उस बात को बांट दिया है उसको 2 भाग में। और ये है शिफ्ट होने के बाद पूरी की पूरी जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गई और प्लेट्यू के उस पार चली गई। यहां तक सब लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ ज्यादा नहीं। अब देखिए आगे की चीज। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने जो सीखा उसी से संबंधित। 1 मिनट, सर का शायद माइक ऑन रह गया है, मैं ट्राई करता हूँ। ये कैसे दिखता है? नहीं, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। सर का ये है सर, मैं दुस्साहस करके सब, हाँ ठीक है। अब देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम वापस ब्रेक लेंगे। ओके, वी हैव 9 फुल मिनट्स। तिब्बत प्लेट्यू बताए थे ना, तिब्बत प्लेट्यू गर्म हो गया, ये पूरा इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका गर्म हो गया। इसमें थोड़ी थ्योरीज कॉम्प्लेक्स हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करें, हम ऑलरेडी जनरल स्टडीज के हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि हम लोग काफी डीप में पढ़ रहे हैं इस चीज को, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए हम थ्योरीज में नहीं जाएंगे। इसका इस एंटी साइक्लोन जो बहुत बड़ा एंटी साइक्लोन बना है ना, मैंने आपको बताया था कि इतना छोटा मोटा नहीं होता है, मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बना के दिया है। ये एंटी साइक्लोन होता बहुत बड़ा है, इसका जो सेंटर है वो ऐसे शिफ्ट होता रहता है, कभी यहाँ रहता है और फिर थोड़ा शिफ्ट होके इधर भी आ जाता है, इस एरिया में आ जाता है कई बार। लेकिन वो सब ना जानिए आप, वो सब ना जानिए, आप ये जानिए सिर्फ कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना ऊपर। गड़बड़ाना मत दोस्तों, बस मैं चाहता हूं कि आप ये गड़बड़ मत करिएगा कि आप ये समझ लें कि ये जमीन पे ड्राइंग बनाई जा रही है। नहीं, ये ड्राइंग जमीन पे नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, ये हवा में और बहुत ऊंचे हो रहा है, ये ऊपर ऐसे 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 हवा जो है वो फेंक रहा है। ठीक, अब देखो इसका परिणाम क्या होगा, इस हवा के फेंकने का परिणाम क्या होगा कि कोलकाता बेंगलोर एक्सिस है जो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, गड़बड़ाइयो मत, या देख लो तुमको दिखाई दे, पहले समझा देते हैं। आप लोगों का वीडियो कहाँ गया? 1 मिनट, मोर में जाते हैं, आया। हाँ, तो देखिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ताकि आप फीडबैक दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे रोक दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है, वो तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में, ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जब बड़ा सा बहुत बड़ा ह्यूज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, तो वो हवा फेंकना शुरू करता है। कैसे? ऐसे समझिए कि कैसे हवा फेंकना शुरू करेगा भाई, एंटी साइक्लोन है ना, तो वो क्लॉकवाइज चलेगा। समझने के लिए ऐसे देख लीजिए, तो हवा है ऐसे चलने लगेंगी फिर वो। ठीक है, इस प्रकार की हवा चलने लगेगी। बोला ये क्या हुआ सर, आप तो ये बोले थे पहले
कि इस तरह की जो हवाएं चलती हैं उनको जो मानसून हवाएं आती हैं वो बदल जाता है डायरेक्शन। आप तो ये बताए थे अभी अभी, यही बताए थे ना कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं हैं वो चली जाती हैं गर्मी आते ही, और उनकी जगह साउथ वेस्ट से मानसून आ जाता है, ये तय किए थे ना हम। फिर ये क्या बता रहे हैं? चलो सॉल्व दिस, बताओ भाई अविनाश, हेल्प मी। क्या मेरी जो हमने सीखा पढ़ा उसमें कोई विरोधाभास है? हाँ सर, कुछ लग रहा है लेकिन थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है ना? अब मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ विरोधाभास। ये 5-7 किलोमीटर ऊपर हो रहा है और साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं जमीन पे चल रही है। सॉल्व? यस सर। हाँ, तो साइकिल देख लो, जल्दी से साइकिल देख लो दोस्त, और समझ में आ जाएगा तुम्हें। फट से मैं साइकिल बनाता हूँ यहाँ पे। ये कौन से साइकिल की हम बात कर रहे हैं? ये सारा बिगाड़ देते हैं। आप ओरिजिन समझ गए। ये जो ऊपर हवा में अपर ट्रोपोस्फेरिक जो चली है हवा, जो कि टेम्पोररी है, वो भी टेम्पोररी है, तो तिब्बत वाले के कारण हो रही है। अब उस वो एक्चुअली कैसे हो क्या रहा है ये देखिए। ऊपर उठा और हवा चलनी शुरू हुई ऐसे डायरेक्शन में, मान लीजिए, ठीक। और नीचे से मानसून की साउथ वेस्ट की हवाएं ऐसे चल रही हैं। तो कोनो साइकिल बना कि नहीं बना? अब समझ में आया? अब इट मेक सेंस। अब तो कोई विरोधाभास नहीं लग रहा है। ऊपर से हवाएं चल रही हैं तिब्बत के पठार से, कोलकाता बेंगलोर एक्सिस जो है, अगर कोलकाता और बेंगलोर को मार दीजिए एक लाइन ऐसे, समझिए उसी एक्सिस में, उसी के डायरेक्शन में ऐसे चलती हैं हवाएं। और ये कहाँ चलती हैं? सतह से थोड़ा ऊपर चलती हैं, ठीक है, काफी हाइट पे चलती हैं सतह से। जबकि मॉनसून विंड्स कहाँ चल रही हैं? सतह के साथ चल रही हैं। तो ये ऊपर से आवत है, मॉनसून वाले को दबावत है, और फिर से ऐसे चलेगी। ऐसे समझो इसको, ऐसे एक फीडबैक लूप बन गया है। फीडबैक लूप नहीं बन गया इसमें कि ऊपर वाला आ रहा है, नीचे दाब रहा है, नीचे वाली हवा को ठेल रहा है, नीचे वाली हवा सतह पे जा रही है। हो गया हमारा काम, अच्छा हो गया। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा? हमारे लिए मतलब मॉनसून के स्पीड के लिए। कोई ऊपर से दाबे कि और आगे बढ़, तो ये अच्छा है कि बुरा है? सर बुरा है। सोच के बताइए। ये क्वेश्चन मैं ओपन कर रहा हूँ। ऊपर से सर ये मानसून के लिए अच्छा है। कैसे अच्छा है? एक पूरा साइकिल बना रहा है सर। साइकिल बन जा रही है, एक सर्कुलेशन बनता है। मॉनसून की हवा अपने बल से तो आ ही रही है, ITCZ के ऊपर शिफ्ट हो जाने की वजह से वो अपने सक्शन की वजह से तो आ ही रही है। यदि ऊपर से कोई ऐसा सर्कुलेशन बन जाए जो इसे और थोड़ा सा बल दे और सर्कुलेशन बन जाए, तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर होगा, ठीक, वो इसे थोड़ा और सपोर्ट करेगा। लेकिन ये इतने छोटे स्केल पर नहीं होता है, उसका बड़ा स्केल देखना है तो मैंने बगल में एक चित्र चिपकाया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है चीज। ये जो यहां से उठता है ना, अच्छा बैटरी कम हो गया लैपटॉप को, रुक जाओ, करते रहो, इसको तो खत्म करके ही उठेंगे। 1 मिनट, हाँ ध्यान से देखिएगा चित्र, तो आपको जिसको कंफ्यूजन है उसको समझ में आ जाएगा। ये यहां से उठती हैं हवाएं ऐसे एंटीसाइक्लोनिक, और यहां गिरती हैं यहां, और मॉनसून की हवा जो है वो नीचे से चल रही है। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी 3D के रूप में। और कलर चेंज कर दूं तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगी। हरा बना देता हूं मैं। मानसून ये देखे जा रहा है, और अपर सर्कुलेशन से जो हवा आ रही है वो ये आ रही है। तो ये साइकिल है जो बन रहा है। मैं साइकिल काले से बना रहा हूं, ब्लैक कलर से। ये साइकिल बन रही है, देखिए, ठीक, ये है वो साइकिल। और ये साइकिल खड़ी है, जमीन से हवा में खड़ी है ये साइकिल, ऐसे ऐसे हो रही है। आप समझ गए? ये जमीन पे नहीं, ये साइक्लोन की तरह जमीन पे नहीं चक्कर लग रहा है। ऊपर की नवा साइकिल की चेन जैसे होती है, साइकिल की चेन, चेन इमेज, हाँ साइकिल की चेन जैसा इमेजिन कर लीजिए कि ऐसे चल रहा है। ऊपर से हवा गिर रही है, नीचे को दबा रही है भारत की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। सर झूले की तरह, मेले वाला झूला। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वैसे साइकिल बन जा रही है, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। अब बहुत आसान, अब नया नया टर्म दे देते तो थोड़ा अजीब सा हो जाता, लेकिन अब बहुत आसानी से इसे आप समझ सकते हैं।
और इसका चित्र दिखा रहा हूं मैं, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, देख लीजिए इसका चित्र, आप खुद देख लीजिए। लाल वाला एरिया देख रहे हैं, क्या है वो, बता सकते हैं क्या है लाल वाला एरिया? जेट स्ट्रीम। हाँ, वो अपनी वाली jet सर वो जेट shift हो स्ट्रीम गई। है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही। वो वही वही वाली जेट स्ट्रीम है जो ऊपर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और ये जो नई नई अभी विंड पैदा हुई है, कहां से पैदा हुई है, बनाओ निशान। साइकिल ये एंटी साइक्लोनिक देखा आपने तिब्बत के जी ऊपर, ये जो नई नई हवा पैदा sir. हुई है एंटी साइक्लोनिक, ये जो ऊपर हवा में ऊपर काफी ऊंचाई से जा रही है और फिर गिरेगी, नीचे गिरेगी और मानसून को धकेल के फिर इधर लेके आएगी, ऐसा समझ लीजिए। समझ गए बात? ये यस जो सर। हवा है, अब मैं टर्म आपको बता देता हूं, यह जो हवा है इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन है लेकिन अब क्लियर है आपको। नॉर्मल और परमानेंट जेट स्ट्रीम दो ही हैं, कौन कौन सी? पोलर और सब ट्रॉपिकल। ये क्या होता है सर, पोलर और सब ट्रॉपिकल? यही यही जो हम पढ़ते आए, ये और ये, यही, अरे दोनों ना, हम अभी तो देखे थे। उत्तरी गोलार्ध में भी दो होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी दो होती हैं। मैं काइंड बता रहा हूं, काइंड कितने हैं, जेट स्ट्रीम कितने तरह की है, मुख्य रूप से कहें तो परमानेंट दो और टेम्पोररी। पहले इसमें बांट लीजिए, परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट कौन कौन सी है, अब आप बोल सकते हैं। पोलर और सब पोलर और सब ट्रॉपिकल, शाबाश, ठीक। चाहे वो नॉर्थ की बात कर रहे हो चाहे साउथ। तो परमानेंट वाली ऊपर शिफ्ट हुई। अब बताइए जरा, स्टेप बताइए तो। अच्छा, एक खत्म हो रहा है मिनट, हम वापस आते हैं और फिर इसको करते हैं।